नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 20 जुलाई के करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपी स्टेट और यूपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज हमारा ये सेशन। देखिए, यूपीएससी का आपको बताते हैं 25 जुलाई से और यूपीएफओ का हमारा 15 जुलाई से ऑलरेडी जो है पेड ग्रुप चालू है। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696066089 पे कॉल कर सकते हैं। देखिए, हमारे सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं उसमें इंस्टाग्राम पे तो अब हम पेड पीडीएफ जो होती है उसकी पिक्स भी प्रोवाइड करते हैं। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ओनली करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ओनली यूपीएससी सर्च करके सिर्फ डेडिकेटेड जो हमारा चैनल है यूपीएससी का उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, ये तीनों ही सारों ही जो है फ्री चैनल्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे आज के वो हैं, देखिए, सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट, ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आपका पॉलिटी से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है हमारी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर जुडिशरी। ठीक, ये भी काफ़ी ज़्यादा गवर्नेंस का एक बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। मंकी पॉक्स फाउंड हुआ है अभी टेक्सास में। टेक्सास कहाँ पे, कमेंट करके बताइए। और MH-60R ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, इंडिया के पास आया है। कहाँ से आया है, क्या करता है, सारी चीज़ देखेंगे। और क्यूबा में गुब्बारों द्वारा इंटरनेट, ठीक, अनसेंसर्ड इंटरनेट, क्योंकि क्यूबा जो है इंटरनेट पे काफ़ी कंट्रोल करता है, तो गुब्बारों मतलब बैलून के द्वारा इंटरनेट देने की बात करी जा रही है। क्या चीज़ है इसको भी देखेंगे। ठीक, 20 जुलाई को हमारा इंटरनेशनल चेस डे होता है। 20 जुलाई को। पहला टॉपिक हमारा पॉलिटी से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, अभी क्या है, सेक्शन 66A जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का है, इसको हटाए हुए एक केस हुआ था, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। उसमें इस वाले एक्ट को सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टैक्स एक्ट को हटा दिया गया था, नल एंड वॉइड कर दिया गया था। अब ये जो है ये कानून का हिस्सा नहीं है। ठीक, इसके पीछे जो बताया गया था कि क्यों हटाया गया था इस केस में, क्योंकि जो इसमें बोला गया था कि कोई आप जैसे आपके आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत आप जो भी आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो बोलने की, भाषण देने की आज़ादी है, उस पर बहुत ज़्यादा रोक लगाए थे। कोई भी सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे जाके कुछ भी लिखता था तो उसको जो है ऑफेंस मान लेते थे। क्यों? क्योंकि जो ऑफेंस बोला गया था उसकी जो परिभाषा थी, डेफिनेशन थी, वो इतनी वाइड थी, तो इसका जो है क्या था कि सदुपयोग की जगह जो है दुरुपयोग हो रहा था ज़्यादा। ठीक, पुलिस वाले कुछ भी आप लिख दो उसको बोल देते नहीं नहीं ये तो ऑफेंस है, और उठा के जो है आपको जेल में डाल देते थे। 3 साल तक की इसमें जेल होती थी, 3 साल तक की। और इससे काफ़ी ज़्यादा जो है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, उसको जो है जो माना मतलब ख़त्म कर दिया जा रहा था, गैगिंग इफेक्ट हो रहा था एक। तो इसलिए जो है इसको 6 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि अभी भी कई सारे जो है स्टेट्स में कई सारे जो पुलिस वाले हैं वो लोग अभी भी इस धारा, जो कि अब है ही नहीं कानून का हिस्सा, उसको लगाकर लोगों को जेल में भेज रहे हैं। ठीक, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा है भैया, ये अब जो भी आपकी इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, जो भी प्रवर्तन एजेंसियां हैं, वो इसको अब मत लगाएं, ये है ही नहीं कानून का हिस्सा। तो आप क्यों इसको लगा के आप लोगों को जेल में डाल रहे हो, लोगों को जो है प्रताड़ना पे जो है मतलब उनको प्रताड़ना करनी पड़ रही है। ठीक, तो अभी सेंटर ने ये कहा है, हमारे केंद्र ने, जो यूनियन ऑफ होम अफेयर्स है, ठीक है, जो गृह मंत्रालय है, उसने रिक्वेस्ट करी है स्टेट और यूटी से भी कि जितने पुलिस स्टेशन है उनसे कहा है कि भैया ये 66A धारा नहीं है अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का हिस्सा, इसको मत लगाओ। ठीक, और MHA ने ही जो है होम अफेयर्स ने भी ये भी रिक्वेस्ट किया है आपका, जो भी लोग बुक हुए हैं अभी तक इसके अंतर्गत उनको जो है छोड़ दिया जाए। 2015 में जो है ये वाला केस आया था, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें ओपन एंडेड और कॉन्स्टिट्यूशनली वेग बता दिया था इसे। ठीक, असंवैधानिक बता दिया था। और स्पीच
जो है हमारी फ्री स्पीच और इन सब का जो इंटरनेट पे काफ़ी जो हमें आज़ादी होनी चाहिए, एक मूल अधिकार है, उसको जो है ख़त्म किया जा रहा था इसलिए। ठीक, आपका 66A जो था 2008 में आया था ये, और इसमें ये था किसी को भी आप अरेस्ट करके जो है जेल में डाल दो अगर कोई वो ऑफेंसिव या फिर मेनेसिंग, ठीक है ना, मतलब आक्रामक और खतरनाक कोई ऑनलाइन पोस्ट कर दे और कोई मतलब वो ऑफेंसिव और मेनेसिंग ऐसे ही लिखा हुआ है, तो अब इसको तो कोई भी कुछ भी कह सकता, नहीं नहीं हाँ ऑफेंसिव है, आक्रामक है, खतरनाक है, डिफाइन किया नहीं गया, इसीलिए जो है इसको, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है व्यक्ति परक विवेक का इस्तेमाल हो रहा था, यानी कि सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन का यूज़ हो रहा था। और मोबाइल फ़ोन और इसके जरिए कहीं पे भी डाल लो तो 3 साल की जो है सज़ा भी हो जाती थी। लॉ को क्रिटिसिज्म इसलिए हुआ था कि जो ऑफेंस है उसकी परिभाषा ढंग से स्पष्ट तरीके से दी ही नहीं गई है। ठीक है, उसके कई सारे जो है आपके व्याख्याएं की जा सकती हैं, इंटरप्रिटेशन किए जा सकते हैं, इसलिए जो है और गलत तरीके से किए जा रहे थे, तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया गया था। और 66A के खिलाफ जो ये हुआ था इसमें यही था कि जो भी प्रवर्तन एजेंसियां हैं इसका दुरुपयोग कर रही हैं, ठीक, और इसमें ये आर्ग्यू किया गया था कि तर्क दिया गया था कि भाई साहब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको जो है जो हमारे आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको ख़त्म किया जा रहा है। अच्छा, आर्टिकल नंबर 19 में जो है सब क्लॉज 2 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, वो कौन कौन से हैं आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक, देखिए अगला जो टॉपिक है वो है कि न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना। अब केंद्र प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है, यानी कि स्टेट भी इसमें अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक, और यहाँ पे जो स्कीम है वो किससे संबंधित है, जो भी जुडिशरी से संबंधित जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं, और ज़्यादातर यहाँ पे जो है फोकस किया जाता है डिजिटलाइजेशन करने का। ठीक, डिजिटलाइजेशन करने का कोशिश की जा रही थी, तो ये डेवलपमेंट वाली जो स्कीम है ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, ताकि जो जुडिशरी से संबंधित जो लोग जैसे एडवोकेट हैं, ठीक, जो लोग वादी प्रतिवादी हैं, जो केस लड़ते हैं, तो उनको जो है टाइम पे जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके, उसके लिए ये वाली स्कीम है। अब इस स्कीम को जो है मोदी जी ने अभी मीटिंग हुई कैबिनेट की और इसको एक्सटेंड कर दिया है अब 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2026 तक, 5 साल और बढ़ा दिया है। ठीक, 9,000 करोड़ रुपए इसमें ग्राम न्यायालय के लिए भी स्कीम दी गई है, ठीक, के लिए भी पैसा दिया गया है, और मिशन मोड में काम होगा यहाँ पर। ठीक, नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म, ये एक मिशन है, इसके अंतर्गत ये काम कराया जाएगा। ठीक, आपका ये स्कीम जो है 93-94 की चली आ रही है, काफ़ी पुरानी है। इसमें यही है कि जो भी जुडिशरी से रिलेटेड, यानी कि न्यायपालिका से रिलेटेड जो भी बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनको जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, और इसकी वजह से क्या है कि केसेस की जो लंबित केसेस हैं, पेंडेंसी है, बैकलॉग है, उनको ख़त्म किया सके, और जो लोग नए आए उनको और तेज़ी से जो है न्याय मिल सके। ठीक, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपकी सबऑर्डिनेट जुडिशरी की अगर बात करी जाए, हाई कोर्ट के नीचे वाले, तो उनको तो स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन फिर भी सुप्रीम को ये केंद्र सरकार ने ये वाली स्कीम चलाई है ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको उनके जो रिसोर्सेज हैं, जो उनके संसाधन हैं, उसको जो है और उसमें प्लस किया जाए और उनको मदद किया जाए। ठीक, इसमें क्या क्या होगा, कोर्ट की बिल्डिंगें बन जाएंगी, रेसिडेंशियल जो है जुडिशरी ऑफिसर रह सके उनकी घर, रिहायशी घर बन जाएंगे, आवासीय घर बन जाएंगे। ठीक, लॉयर के हॉल, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, डिजिटल कंप्यूटर रूम, ये सब भी जो है इसमें किया जा रहा है। ठीक, ताकि डिजिटल डिवाइड जो है वो खत्म हो। काफ़ी पैसा वैसा भी दिया गया है और इसमें, और ग्राम न्यायालय क्या होता है, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ भी चुका है पीछे। तो ग्राम न्यायालय एक्ट जो है आपका 2008 में आया था, 2 अक्टूबर 2009 से इसको जो है लागू किया गया था। इसमें यही है कि जो ग्राम न्यायालय हैं जो कि विलेज पे, मतलब विलेज पे होते हैं, वहाँ से तेज़ी से और आसानी से लोग जो है उस वहाँ जाकर अपना न्याय पा सकें, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भारत के इसको लागू किया गया है। इस स्कीम को भी जो है सेंट्रल केंद्र से सहायता मिलती है, और साथ ही साथ जो है जो भी नॉन रिकरिंग जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि क्या है कि ग्राम न्यायालय बनाना तो 18 लाख रुपए जो है एक बार में दे दिए गए, नॉन रिकरिंग है ना, बार बार नहीं दिया था, इसमें एक बार दे दिया कि आप बनाइए और लोगों को जो है न्याय दिलाइए। ठीक, बेनिफिट इस स्कीम का देखिए यही है कि जब लोगों को रिहायशी जजेस को मिल जाएंगे, कंप्यूटर वूटर लग जाएगा, बढ़िया हॉल, टॉयलेट, ये सारी चीज़ बन जाएंगी, तो लोग जो है ज़्यादा अच्छे से जो है ज़्यादा तेज़ी से भी करेंगे, न्याय देंगे, ये वाली चीज़ है, और लोग को जो है सहायता भी होगी जो न्याय चाहते हैं। ठीक, बेटर एमिनिटीज़ रहती हैं, कॉमन मैन को जो है ईज ऑफ लिविंग में मदद करता है। डिजिटल कंप्यूटर रूम बनाने से तेज़ी से जो है आपका डिजिटल इंडिया का विजन पूरा होता है,
और न्याय भी मिलता है, इम्प्रूव करता है ओवरऑल फंक्शनिंग परफॉर्मेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक। और आपका जो है कंटिन्यूड असिस्टेंस, मतलब जो सहायता है वो लगातार दी जा रही है ग्राम न्यायालय को, ताकि जो है स्पीडी सब्सटेंशियल, ठीक है, त्वरित, पर्याप्त और किफ़ायती न्याय मुहैया कराने में मदद मिले, ठीक, ग्रामीण लेवल पे भी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। और अच्छा बताइए कि ये जो आपका राइट टू जस्टिस होता है, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट आता है, या फिर एक काम करिए, मूल संरचना वाली जो चीज़ें हैं जो केशवानंद भारती केस में लाई गई थी 1973 में, तो बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे क्या क्या है, तो उसने एक पूरी लिस्ट आपको जो है कमेंट बॉक्स में बतानी है कि ये लक्ष्मीकांत में दे भी रखा है। वैसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ो, मान लो उसमें से यही पूछ ले कि बताइए कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं है, तो आप लोग कर लोगे। तो पूरी लिस्ट आउट करिए बेसिक स्ट्रक्चर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से को बताया है, ठीक। अगला हमारा टॉपिक है टेक्सास। टेक्सास जो कि यूएसए में है, मैंने आपसे कमेंट करने के लिए कहा था। यहाँ पे मिला है मंकी पॉक्स के कुछ जो है केसेस मिले। ये काफ़ी दुर्लभ जो है डिजीज़ है, और ये पहले जो चेचक होता था ना, स्मॉल पॉक्स, उसी की ही तरह है ये, ठीक, उसी की ही वैक्सीन भी यूज़ होती रही है। ये वाली चीज़ टेक्सास में पाए गए हैं, और ये पहला ऐसा केस है जो मतलब टेक्सास में, और जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो है उसने ऐसा कहा है, ठीक है, यूएसए का ही है। मंकी पॉक्स जो है ये एक छोटा सा फैमिली है वायरसेस की, विषाणुओं की, जो कि स्मॉल पॉक्स से संबंधित है, दुर्लभ है और काफ़ी मतलब सीरियस खतरनाक वायरल इलनेस है। इसमें फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं, स्वेलिंग हो जाते हैं लिम्फ नोड्स के, और वाइड स्प्रेड रैश हो जाते हैं, पूरे फेस और बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं, लाल लाल चकत्ते से पड़ जाते हैं, ठीक। इसमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, जैसे आप आज खांसते हो या कुछ करते हो, फ्लूइड्स निकलते हैं, दिखते नहीं है ऐसे, तो वो एक पर्सन दूसरे पर्सन पे चले जाते हैं। अब जो सीडीसी जो ऊपर जो संस्था है जिसने बताया कि पहला केस आया है टेक्सास में, उसने बोला है कि ये जो भी यहाँ से आया है, तो लोगों ने कोविड के चलते मास्क वास्क तो पहन रखे थे, तो रेस्पिरेटरी मतलब वैसे तो नहीं आया होगा, और किसी तरीके से आया है, ठीक। स्मॉल पॉक्स का जो है फैटिलिटी रेट, मतलब जिसको स्मॉल पॉक्स होता है उसकी जो है मृत्यु ज़्यादातर हो जाती है। मंकी पॉक्स को पहली बार जो है आपका 1958 में 1958 में 2 आउटब्रेक हुए थे पॉक्स लाइक के डिजीज़ के। ये मंकियों की वहाँ पे जो है कॉलोनी होनी थी, तो वहाँ पे रिसर्च के लिए रखे गए, तो उनमें हो गया था। पहला जो है ह्यूमंस में केस 1970 में देखा गया, डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में, ठीक। आज आप लोग मैप बुक निकालिए और अफ्रीका में देखिए कहाँ पर है ये, कि कौन कौन सी नदियाँ इससे जाती हैं। एक नदी पास होती है आपकी अफ्रीका से जो इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, वो नदी कौन सी है कमेंट करके बताइए, ठीक। तो ये स्मॉल पॉक्स जो है वहाँ पे पहली बार अब मंकी पॉक्स हुआ, और जो है आपका 1970 में पहली बार ह्यूमंस में देखा गया, ठीक। साइंटिस्ट ने डिस्कवर की 2 डिस्टिंक्ट जेनेटिक ग्रुप हैं मंकी पॉक्स के, एक तो सेंट्रल अफ्रीकन है और दूसरा वेस्ट अफ्रीकन है। वेस्ट अफ्रीकन में जो कंट्री है नाइजीरिया, वहाँ से ज़्यादातर देखा गया, दुनिया में पाया गया, जैसे कि आपका यूएसए में पाया गया, अभी यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, सिंगापुर, यहाँ पे सब जगह नाइजीरिया से ही गया है, जो कि कहाँ का हिस्सा आएगा, वेस्टर्न अफ्रीकन जेनेटिक वाले उससे आएगा, अनुवांशिक उससे, ठीक। संचरण जो है उसका देखिए, एक बार जो इन्फेक्शन आपका जो है आपका रेस्पिरेटरी उससे हो जाता है, ठीक। इसमें होता क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू भी हो सकता है, जैसे अभी इन्होंने कहा ना मास्क वास्क की वजह से तो नहीं फैला होगा, रेस्पिरेटरी की वजह से, सांस वास लेने की वजह से, ठीक, वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू। और किस तरीके से हो सकता है, ब्लड छू जाए, या फिर कोई बॉडीली फ्लूइड यानी पसीना वसीना जो है वो हो जाए, या फिर जो है आपका त्वची और सलेष्म घाव हो जाए, कटेनियस और म्यूकोजल लेजियन हो जाए, इन्फेक्टेड एनिमल से आप जो है जिसको घाव हुआ है, जाके मंकी को आपने छू लिया तो उससे भी हो सकता है, ठीक। अब आप सोच रहे हो कि मंकी छू लिया मतलब कैसे, मंकी कौन छूता है, मंकी को खाते हैं वहाँ पे एक्चुअली, तो इसलिए जो है कटा जाके छूने से भी हो जाता है, ठीक। इन अफ्रीका जो है मंकी पॉक्स के जो है कई सारे जो है देखे गए हैं साक्ष्य, आपके जो है कई सारे और भी एनिमल्स में पाए गए हैं, जैसे कि गिलहरियाँ जो होती हैं, रस्सी गिलहरी, पेड़ गिलहरी, गैम्बियन पोज रैट्स, ठीक है ना, डॉर्माइस, ये आपका जो है चूहा हो गया, और कई सारी और भी स्पीशीज ऑफ मंकीज। इसमें सिम्टम्स देखिए वही हैं कि मंकी पॉक्स में 6 से 13 दिन पहले हो सकता है ये, ठीक। इसके सिम्टम आने लगते हैं 5 से 21 दिन में भी आ सकते हैं। इसका इन्फेक्शन 2 पीरियड में हो सकता है। पहला जो इन्फेक्शन का पहला पीरियड होता है 4 से 5 दिन, ये बहुत खतरनाक होता है, काफ़ी फीवर, हेडेक, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद जो है आपका लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है, इंटेंस एस्थेनिया हो जाता है, ठीक। ये वाली चीज़ है। लिम्फा डेनोपैथी जो है ये डिस्टिंक्टिव फीचर है मंकी पॉक्स का। इसमें क्या होता है, अगर कंपेयर करें अदर डिसीजेस से, तो ये इनिशियली अपीयर करता है
और ये चिकन पॉक्स, मीजल और स्मॉल पॉक्स जैसा ही होता है, लिम्फाडेनोपैथी। और स्किन जो है वो इरप्ट हो जाती है आपकी 1 से 3 दिन में, अपीयरेंस मतलब फीवर के साथ में रैशेज हो जाते हैं चेहरे पे और पूरी बॉडी में, ये चीज़ में यहाँ पे बताई गई। कंजक्टिवाइटिस भी हो जाता है और जेनिटिया, जननांगो और इन सब जगह भी जो है आपका रैशेज, ये सारी चीज़ें। ट्रीटमेंट के देखिए, ट्रीटमेंट अभी कोई स्पेसिफिक इसका ट्रीटमेंट नहीं है मंकी पॉक्स का, ठीक, क्योंकि अभी इतना कमर्शियली वाइबल नहीं है ना, लोग कम है अफ्रीका में ना, उनके पास पैसे देने के लिए, वैक्सीन के पैसे देने के लिए जो है मनी है, तो क्या क्यों बनाएंगे, अभी बनाएंगे नहीं, जब और बढ़ जाएगा लोग मरने लगेंगे तब बनाएंगे। ये चीज़ें मतलब ये सच्चाई है एक तरीके की, तो ये चीज़ है। और इसमें वैक्सीनेशन जो है स्मॉल पॉक्स की ही वैक्सीनिया वैक्सीन को यूज़ किया जाता है, जिसमें 85% तक इसकी प्रभावकारिता देखी गई है। और चाइल्ड पॉक्स जो है, चाइल्डहुड स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीनेशन अगर किसी को पहले से हो रखा है तो मंकी पॉक्स का असर उसके ऊपर कम होगा, ठीक। हाउएवर अभी के समय में देखा जाए, जो ओरिजिनल फर्स्ट जनरेशन वाली स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन होती थी वो अब अवेलेबल नहीं है जनरल पब्लिक के लिए। समझ में आ गई बात? तो वही जो चीज़ मैंने आप लोग को ऊपर बताई। देखिए अभी क्या है, भारत में एक डिफेंस में और ज़्यादा, बल्कि नेवी समुद्र के डिफेंस में और ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ आ गई है। MS-60R, ठीक, अगर मान लीजिए पूछ ले क्वेश्चन में MS-60R अभी जो है डिफेंस में आया है, बताइए क्या चीज़ है। तो ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, ठीक। तो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यूनाइटेड स्टेट्स से इंडिया को ये मिला है, 2 आए हैं, नेवी में यूज़ होंगे और दशक के बाद आए हैं, ठीक है, मतलब एक 10 सालों के बाद, ये काफ़ी इंतज़ार के बाद इसको हमें पाया है। और ये फर्स्ट इन लाइन है जब हमें इंडियन नेवी को मिला है यूनाइटेड स्टेट्स नेवी से। इंडिया को 24 लेने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं खैरात में ले रहे हैं, इंडिया पैसा देगा इसका, ठीक है, फिर भी इतनी देर हो रही है यूएस गवर्नमेंट। और इसको अब देखो यूएस वाले दे दें, लेकिन उसको हम कुछ अपने में जो है चेंजेस करेंगे, इंडिया यूनिक जो है कुछ मॉडिफिकेशन जो है उसमें संशोधन किया जाएगा इक्विपमेंट में, वेपन में, और ताकि ऐसा भी रहे कि यूएस से मान लीजिए कल को हमारी लड़ाई हो भी सकती है, तो हम जो है हमारे ये ना हो कि वो जानते हो सारी चीज़ें कि कैसे क्या चलता है, उसको निर्जीव कर दें, इनएक्टिवेट कर दें, तो हम अपना इंडिया यूनिक वाली कुछ चीज़ें उसमें संशोधन करेंगे, ठीक, ताकि सिक्योरिटी पर्पज से ये होता है। हमने अपना नाविक वाला जो है नेविगेशन वाला जो बनाया है, जैसे GPS होता है, क्यों बनाया मालूम है? एक बार ये हुआ था, पता नहीं शायद मुझे याद है, वेस्ट एशिया में कहीं ईरान से या इराक से लड़ाई चल रही थी, तो वहाँ पे इराक वाले GPS यूज़ कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, उनके एरोप्लेन उड़ते थे, उनको दिखाता था नॉर्थ जा रहे हैं, वो जाते थे ईस्ट में, तो मतलब उन्होंने GPS कोऑर्डिनेट्स ही गड़बड़ कर दिए यूएसए वालों ने, ठीक है, ताकि वो यूज़, उनके जो लड़ाकू विमान थे यूज़ कर रहे थे GPS, और वो उनको लग रहा था नॉर्थ में जा रहे हैं, वो जा रहे हैं पूरब में, पश्चिम में, कहीं और उत्तर में नहीं जा रहे थे। तो इसलिए हमने अपना जो है बनाया है, ये ज़रूरी है, आत्मनिर्भरता यही है असली चीज़, ठीक। हेलीकॉप्टर जो है ये आपके यूएस नेवी से इंडियन नेवी को मिला है, और वहाँ के सैन डिएगो नॉर्थ आइलैंड है, वहाँ पे यूज़ होता है। मेन चीज़ अभी इंडिया को जो है, इंडिया की तरफ से तरनजीत संधू जी गए थे, इंडियन एम्बेसडर, उन्होंने एक्सेप्ट किया था ये, ठीक। ये वाला जो है ये लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है, हर वेदर में ये काम कर लेता है, और इसकी जो आर्ट एवेन्यूक है काफ़ी ज़्यादा मतलब मजबूत है, बढ़िया है। और इसको जो है नेवी को काफ़ी ज़्यादा जो है 3D कैपेबिलिटी मिल जाएगी, क्षमताएं काफ़ी बढ़ जाएंगी भारतीय नेवी का। और यूएस नेवी का प्राइमरी एंटी सबमरीन है, मतलब कि ये जो पनडुब्बी होती है उनके खिलाफ भी काम करेगी। एंटी सरफेस वारफेयर है, मतलब ज़मीन पे कोई जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करनी है तो उसके लिए भी काम आ जाएगा। और साथ ही साथ जो है सर्च और रेस्क्यू, मान लीजिए किसी कहीं पे किसी को ढूंढना है, कुछ करना है, तो उसको सर्च एंड रेस्क्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ आपूर्ति मिशनों में भी काम कर सकता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मल्टी रोल, ठीक, बहुपक्षीय जो है, मतलब बहुत जो है कई सारे रोल ये अदा कर सकता है। और ये काफ़ी एडवांस जो है समुद्री मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है, जो कि अभी विश्व में डिप्लॉयड है, कार्यरत है, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूबा संबंधित। क्यूबा में क्या है, इंटरनेट बहुत ज़्यादा जो है सेंसर्ड है, मतलब लोग अगर प्रोटेस्ट करने लगे तो वहाँ से इंटरनेट ख़त्म कर दिया जाता है। आपको मतलब हैरानी होगी, 2018 में तो क्यूबा में दिया गया है इंटरनेट। और ऐसा नहीं है क्यूबा मतलब कोई पिछड़ा देश वेश है, वैसे क्यूबा में जो है शुगर सबसे ज़्यादा बनती है, हॉस्पिटल 100% फ्री है, आप समझिए। वो देना चाहता है लेकिन देता नहीं, क्यों? क्योंकि यूएसए के साथ में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत रहती है इनकी। यूएसए बहुत ज़्यादा सर्विलांस करता रहता है, बहुत ज़्यादा लोग, पहले भी वो जो है क्राइसिस ऑफ द पिग्स करके एक आप लोग ने पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो वो भी था। एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी आप लोगों ने सुना होगा।
उसमें क्या हुआ था कि क्यूबा में जो है रशिया ने, मतलब पहले जो आपका यूएसएसआर था, उसने कुछ मिसाइल लगा दी थी जो कि सीधे यूएसए को टारगेट कर रही थी। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि अमेरिका, जैसे अमेरिका क्या है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में भी, ये पूरा अमेरिका में यूएसए अपने आप को दादा समझता है, ठीक है भी। तो वो ये समझता है कि वहां पे कभी भी देखना आप लड़ाई नहीं होने देता है, वहां पे वो अपना चला लेता है, ठीक। लड़ाई कहाँ कराएगा? जहां पे उसको बंदूकें और सारा वेपन सब कुछ बेचना हो, जैसे कि वेस्ट एशिया, चाइना, अफगानिस्तान, यहाँ पे बेचती इनकी कंपनियां जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, लॉकहीड मार्टिन, इस टाइप की, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खूब पैसा डालती हैं और ऐसा ही प्रेसिडेंट बनाती हैं जो लड़ाई करवाता रहे, दुनिया में इनस्टेबिलिटी रहे। अपने यहाँ जो अमेरिका में स्टेबिलिटी बिल्कुल ही रखते हैं। लेकिन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक ऐसा इंस्टेंस था जब इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल जो है यूएसएसआर ने, जब कोल्ड वॉर था पहले 1900, जब ये डिसइंटीग्रेशन हो गया, विक्टन हो गया आपका यूएसएसआर का, उससे पहले जो है मिसाइल वहां पे लगा दी थी। तो जो है फिर जो है यूएसए, और आपको पता है, मैंने आप लोग पढ़ाया भी, यूएसए और यूएसएसआर कभी भी कोल्ड वॉर में डायरेक्टली नहीं लड़ते थे। तो उन्होंने तब वहां पे समझौता कर लिया था, एक हॉटलाइन भी बनाई थी। हॉटलाइन होती थी कि डायरेक्ट जो है यूएसएसआर और जो है उनके जो भी प्रमुख होते थे और यूएसए के, वो डायरेक्टली जो है फोन पे बात कर लेते थे, ठीक। और ऐसा नहीं है कि यूएसएसआर ने जो है क्यूबा से क्यूबा से जो है मिसाइल हटा ली थी, यूएसए ने भी हटाई थी। क्या कोई बता सकता है कि कहाँ से हटाई थी? कहाँ पे जो है यूएसए ने कर रखी थी, जो मतलब पास में थी यूएसएसआर के, और जो है टारगेट कर रही थी, मतलब कहाँ पे वो जगह थी जहाँ पे यूएसए ने लगाई थी? हालांकि डिक्लेरेशन नहीं, लेकिन उन्होंने भी अपनी मिसाइलें हटाई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया ताकि अच्छी समझ में आ जाए। अब क्या होता है कि यूएसएसआर, आपका क्यूबा जो है इंटरनेट पे बहुत कंट्रोल करता है। 2018 में तो मोबाइल का इंटरनेट आया है, उसके बावजूद भी मीडिया पे क्या दिखाना है, क्या चीज़ है, कहीं प्रोटेस्ट हुआ है तो वहाँ से भी हम लोग मतलब क्यूबा में पूरा उड़ा देते हैं, वो इंटरनेट वहाँ पे प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अभी बात चल रही थी, यूएसए वाले देखिए यहाँ पे भी क्या है, फ्लोरिडा की रिपब्लिकन जो गवर्नर हैं रॉन दे सैंटिस, तो फ्लोरिडा कहाँ पे है आपको पता है? यूएसए में। उन्होंने कहा है क्यों, और जो बिडेन से बोला है कि ऐसा है साहब कि क्यूबा वालों को हम क्या करते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो हम बैलून के जरिए, ठीक, बैलून के जरिए जो है आपका क्यूबा में इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक, ऐसा उन्होंने बोला है। काफ़ी हाई एल्टीट्यूड होते हैं, जैसे आपका ये ट्रोपोस्फियर हो गया, फिर आपका स्ट्रेटोस्फियर में रहता है, और ये जो उड़ने वाली जितने भी फ्लाइट व्लाइट होती हैं वो ज़्यादातर ट्रोपोपॉज में उड़ती हैं, बादलों के ऊपर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, तो वहाँ पे कोई उससे लड़ते उड़ते भी नहीं है, ये आराम से देते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि ये 6 महीने 5 महीने बदलने पड़ते हैं। ये एक तरीके की पॉलीथीन के ही शीट होते हैं, मतलब आपके बैलून्स होते हैं, और ये आपका जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं फ्री में, ठीक। ये एक प्रोजेक्ट था पीछे लून नाम से, ये गूगल का प्रोजेक्ट था फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड करने का, और मतलब फ्री में, या फिर जैसे अभी कर भी रहे थे मेरे ख्याल से केनिया में, तो काफ़ी इनको मतलब कमर्शियली इन्होंने अब बंद कर दिया इसी साल जनवरी 2021 में, क्योंकि उनको लग रहा है कि कमर्शियली वाइबल नहीं है, मतलब वाणिज्यिक तौर पे देखा जाए तो पैसा ज़्यादा इसमें से आ नहीं रहा जितना पैसा ये खर्च कर रहे हैं ये सर्विसेज देने के लिए, ठीक। तो यही अब बोला जा रहा है कि क्यूबा में, कि भैया इन्होंने बोला है कि आप जो है ये यूएसए वालों से कि क्यूबा में आप अनब्लॉक, मतलब जो गवर्नमेंट ब्लॉक कर देती है इंटरनेट को, उसकी जगह खुद से आप बैलून के जरिए दीजिए। ये सारी बात इसमें बताई गई है। अल्फ़ाबेट का जो है था लून नाम से, जनवरी में बंद कर दिया गया, कमर्शियली वाइबल नहीं था। केनिया में ये दे रहा था इंटरनेट की सुविधाएं, ठीक। और ऐसा नहीं है, सर्विस जो है ये और भी, जैसे पोर्टो रिको जो है, ये भी सेंट्रल अमेरिकन की कंट्री है, वहाँ पे दे रहा था हरिकेन मारिया के बाद में, और जिसने कि हरिकेन मारिया ने आइलैंड मोबाइल नेटवर्क बिगाड़ दिया था। जो लून वाला प्रोजेक्ट है, इसने AT&T, ये एक बड़ी जो है कंपनी है, जैसे इंडिया में रिलायंस जियो है, एयरटेल है, वैसे AT&T भी है। दूसरा वेराइजोन है यूएसए में, जहाँ पे ये लोग मोबाइल कम्युनिकेशन, इंटरनेट ये सब देते हैं। लून बैलून साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, और ये अर्थ से काफ़ी ऊपर 18 से 23 किलोमीटर ऊपर उड़ता है। जेट लाइन जहाँ से उड़ते हैं उससे ऊपर। स्ट्रेटोस्फीयर में पॉलीथीन के बने होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इनको सोलर पैनल से मिलते हैं। स्मार्टफोन को जो है आपका डायरेक्टली जो है आपका इंटरनेट देते हैं, ठीक। हर बैलून को जो है 1000 ऑफ पीपल को सर्व कर सकता है, लेकिन इसको रिप्लेस करना पड़ता है हर 5 महीनों में, क्योंकि हार्श कंडीशन है स्ट्रेटोस्फीयर में, इसलिए, ठीक। और नेविगेटिंग बलून्स जो हैं स्ट्रेटोस्फीयर में जो है हमेशा रखना काफ़ी कठिन बात भी है। क्या ये फिजिबल है कि बैलून से दिया जा सके क्यूबा में? तो एक तरीके गोरिल्ला इंटरनेट सर्विस बोली जा रही है क्यूबा में, कि क्यूबा वाले गवर्नमेंट तो मना कर देती तो हम यहाँ से दे देंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, उसी के जरिए तो आप मतलब सिग्नल कैसे भेजोगे?
तो और जो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो होते हैं ये नेशनल यानी राष्ट्रीय गवर्नमेंट, यहाँ पे क्यूबा की बात करेंगे, क्यूबा की पास है, तो आप उसको यूज़ किए बगैर तो आप इंटरनेट दे नहीं सकते। तो और जो आप स्पेक्ट्रम लोगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी लोगे, बैंड्स लोगे, वो राष्ट्रीय गवर्नमेंट के पास में, तो कैसे प्रोवाइड करोगे? ये चीज़ कही जा रही है। क्यूबा में इंटरनेट का उपयोग कैसा है? देखिए 2018 में आया, मोनोपोली है सरकार की, जैसे बीएसएनएल ही है मान लीजिए, वहाँ पे बीएसएनएल ही वहाँ पे सिर्फ है, ठीक। और जो है इंटरनेट का एक्सेस ज़्यादातर जो है, थोड़ी सी भी दिक्कत, सिर्फ हाफ से ज़्यादा लोग के पास ही है इंटरनेट। और जो भी अगर कुछ करता है क्यूबा को, ऐसा लगता है गवर्नमेंट को कि हमारे खिलाफ काम हो रहा है, तुरंत इंटरनेट बंद करो, कुछ नहीं, ठीक। ऐसा को किसने बताया? ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया, जो कि एक एनजीओ है इंटरनेशनल लेवल का। इसने बोला कि और जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तुरंत ही इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, ठीक। तो आज का देखिए 20 जुलाई का जो हमारा मेंस डेली यूपीएससी मेंस जीएस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फ्री प्रैक्टिस है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 65। इसमें सोशल मीडिया क्या है ये मैंने आपसे पूछा है। क्यों इसको दो धारी तलवार बोला जाता है, यानी कि टू नेस सोर्ड बोला जाता है, और क्या इसमें वे फॉरवर्ड हो सकता है? ये आप लोग को क्वेश्चन में का आंसर देना है हमारे ओनली यूपीएससी वाले चैनल को फाइंड करके टेलीग्राम पे, ठीक। आगे हम लोग कॉमन है आईएसपी से, इसमें हम लोग किस तरीके से प्रीलिम्स के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना चाहिए इसको देखते हैं एलिमिनेशन मेथड और ट्रिक्स के जरिए। देखिए मॉन्क फ्रूट करके एक जो है एक यहाँ पे दिया गया है, उससे संबंधित कौन से कथन सही है ये बताना है। मॉन्क फ्रूट जो है ये नॉन कैलोरिक नेचुरल स्वीटनर है, ठीक। इसमें कैलोरी बहुत कम होती है और ये प्राकृतिक स्वीटनर है। तो ये जो है मॉन्क फ्रूट में होता है ऐसा कि नहीं होता है, बताइए। और मॉन्क फ्रूट जो है ये इसको नाम मिला है बुद्धिस्ट मॉन्क से, जहाँ पे पहली बार यूज़ हुआ था। मॉन्क फ्रूट जो है चाइना से इंट्रोड्यूस किया गया है आसाम में फील्ड ट्रायल के लिए। देखिए तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, सही वाले पूछेगा तो तीसरा वाला अगर आप हटा दोगे एलिमिनेशन मेथड से आपको ए आंसर मिल जाएगा। ये मॉन्क फ्रूट चाइना का है, सही है, फील्ड ट्रायल लेकिन हिमाचल प्रदेश में डाला गया है, ठीक। पालमपुर बेस्ड CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी IHBT, वहाँ पर, ठीक। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मंगेर बानी के पेंटिंग्स आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है ये। मंगेर बानी गुफा चित्रों से संबंधित कोई स्टेटमेंट है, ट्रू बताने हैं। देखिए ये अभी वन ऑफ द बिगेस्ट जो पूरा पाषाण स्थलों में से एक हो सकता है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़े, ठीक, जहां पाषाण युग के उपकरण खुली हवा के स्थलों के साथ साथ रॉक शेल्टर में बरामद किए गए हैं। मतलब जैसे भीमबेटका वाली है ना जो आपकी केव पेंटिंग्स हैं, जैसे भोपाल के पास में जो बोला जाता है बहुत पुरानी है, वैसे ये भी हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, स्टोन एज के ये बताए जा रहे हैं। और ये डिस्कवर किए गए हैं आपके मंगेर बानी हिल फॉरेस्ट में और फरीदाबाद हरियाणा में ये है, ठीक है। ये प्रगैतिहासिक जो स्थित है ये वाले आपके मंगेर बानी हिल फॉरेस्ट में, ठीक। अगला जो केव है वो आपका अरावली माउंटेन रीजस में है, और ये जो केव है आपकी कॉर्डजाइट जो रॉक्स होते हैं उससे जो है बिल्कुल मतलब उसके बीच में। तो ये वाले देखिए तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। और अभी आर्कोलॉजिस्ट जो खगोलविद हैं हरियाणा में, उन्होंने केव पेंटिंग ये निकाली है मंगेर बानी केव पेंटिंग, और ये 1 लाख साल पुरानी बताई जा रही है। देखिए ऐसी पेंटिंग से ये जो बनी हुई है, ठीक। अब ये मत समझ लेना ये किसी जो है वो किसी ने जाके बना दी है, पुरानी है, इसका पूरा जो है कार्बन डेटिंग वैसे होता है तब ये बताया जाता है, ठीक। तो इसी के साथ में आज हमारा जो है ये सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग पसंद आया तो आप लोग जो है लाइक का बटन तोड़ के शेयर और सब्सक्राइब करा के ज़्यादातर लोगों को जोड़ सकते हो, ताकि हमारा जो मिशन है ज़्यादा लोगों को सिलेक्शन कराने का वो पूरा हो सके। यूपीएससी और EPFO का हमारा जो पेड ग्रुप चल रहा है, ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696060889 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग रहिए सुरक्षित, खूब पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।